हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। कल अर्थात हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने भाषा और चिंतन पर बात की थी और आज का जो हमारा वीडियो होगा बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारा संवेग यानी कि इमोशन। तो आज हम इस टॉपिक पर कुछ डिस्कशंस के साथ साथ क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जैसा कि हमारे बोर्ड पर स्लाइड पर नज़र आ रहा है आपको, इमोशन या संवेग है। तो संवेग या इमोशन क्या होते हैं आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सीधे सीधे आज की का जो हमारा वीडियो है हम उस पर आपसे यहाँ पर चर्चा ना करते हुए स्लाइड से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपसे जैसे कि हमेशा से आपसे अपेक्षा रहती है, रिक्वेस्ट रहती है, आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भी इसी पर कि इमोशन, और इमोशन से ही मोटिवेशंस आते हैं। तो ये सभी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टेट सीटेट के जो एग्ज़ाम्स हैं और सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्यूचर में, उसको लेकर के इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड होने जा रहा है। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। तो चलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इमोशंस की तरफ जाएंगे कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। तो पहले हम यहाँ पर शाब्दिक अर्थ की तरफ चलेंगे, लेकिन इसके बाद हम आगे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो शाब्दिक अर्थ क्या है, अंग्रेजी के इमोशन से बना है। ये संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है, जो कि लैटिन शब्द इमोवियर से लिया गया है। किससे लिया गया है? इमोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिला देना, यानी कि शेक ऑफ कर देना, आवेश में ला देना या फिर उत्तेजित कर देना। तो इस तरह से संवेग का अर्थ होता है कि किसी सोई हुई अवस्था में, सुप्त अवस्था में पड़े हुए किसी व्यक्ति या जीव को जागृत कर देना। सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे कि संवेग क्या होता है, तो संवेग एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि कोई सोया हुआ व्यक्ति जो होता है वो जागृत अवस्था में आ जाता है, अर्थात कुछ ना कुछ क्रिया या प्रतिक्रिया करने लग जाता है। तो इस तरह से संवेग का शाब्दिक अर्थ हुआ, अंग्रेजी के इमोशन से ये बना और लैटिन शब्द इमोवियर से लिया गया, ठीक, जिसका अर्थ होता है हिला देना, आवेश में लाना और उत्तेजित करना। संवेग में हम देखते हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस तरह के जो है एक्सप्रेशंस यानी कि भाव पैदा होते हैं जब इमोशन होते हैं, जब संवेग होते हैं, तो किस किस प्रकार के भाव व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आप समझ सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको आप अपने स्क्रीन पर, जब जिस पर आप देख रहे हो, लैपटॉप पर या मोबाइल पर, तो इसको आप जूम करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कुछ इमोजीज दी गई हैं, यहाँ भी इमोजीज बताई गई हैं कि हम जब गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो किस तरह से हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, और जब हम जो है खुश होते हैं तो कैसे आते हैं। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा जो है जल्दी से इस पर बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा जो है तो देखेंगे कि अगर बच्चा प्रसन्न है तो क्या करते हैं हम, इस तरह की इमोजी से, यानी कि पता चलता है उसके एक्सप्रेशन से, उसके भावों से कि बच्चा प्रसन्न है। और यदि इसी को हम ऐसे कर देते हैं कि तो लगता है कि बच्चा जो है बहुत अधिक उदास या नाराज है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे इमोजीज होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें कि अब जैसे यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये गुस्से में दिखाई दे रहा है बच्चा, यानी सॉरी दुखी है ना, क्योंकि उसको जो है कुछ ही चीज़ का अंदर से जो है उसको प्रसन्नता नहीं है, ठीक। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्रोधित नजर आ रहा है, वो गुस्से में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको वो, अब गुस्से में क्या होता है, हम दांत भींचते हैं, तो यहाँ पर इमोजी में दांत भींचा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं पर हम आश्चर्यचकित होते हैं तो वहाँ पर हम आश्चर्य से उस चीज़ को देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सरप्राइज्ड होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये हम सरप्राइज्ड है बच्चा। तो ओवरऑल इस तरह से हम अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं। संवेगों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। चलेंगे अगले स्लाइड्स की तरफ। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो स्टूडेंट्स आपको
चीज़ों को समझना है। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो वो कुछ चीज़ें तो प्रदर्शित करने के लिए होती हैं, आप समझते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने एग्जाम्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। तो इस तरह से संवेग या मनोभाव का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो संवेग और मनोभाव का अर्थ है, संवेग का आशय अपनी या दूसरों की भावनाओं को पहचानना। पहली एक बात यह कि संवेग का अर्थ होता है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, पहचान कर उन्हें सही लेबल या नाम देना। पहचान लिया हमने और पहचान करके क्या किया, सही लेबल दिया या फिर क्या दिया, उसको नाम दिया। जैसे कि क्रोध में है, जैसे कि गुस्से में है, जैसे कि अफेयर्ड में है, जैसे कि अनहैप्पी है, जैसे कि हैप्पी है खुश है, प्रसन्न है, अनहैप्पी है नाराज है ना, अप्रसन्न है, ठीक है, दुखी है सैड है। तो इस तरह से मूड्स बनते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा लिखा हुआ मूड्स। मूड बनने का मतलब हुआ हम अपने जो हमारे अंदर शरीर में भाव पैदा हो रहे हैं हृदय के अंदर, उसको हम बाहर लाते हैं अपने चेहरे से। कोई हमसे बातचीत करता है, कोई हमें डांट दे तो क्या होता है कि हमको जो है क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम विभिन्न प्रकार के मूड्स में चले जाते हैं। तो अर्थात संवेग या उत्तेजित भावनाओं का सही प्रयोग करके हम अपने या दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, इन्हें यंत्र व निर्देशित करते हैं। बेहतरीन तरह से ध्यान रखने की बात है, एग्जाम पॉइंट्स बनता है, ये याद रखिएगा। इसे हम यंत्र एवं निर्देशित करते हैं, यानी गाइड करते हैं। यंत्र मतलब इसको हम अलग अलग तरह से बताने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप में तकनीकी रूप से होता है उसको समझना। तो इस तरह से क्या होता है कि हम इसको गाइड भी करते हैं, दूसरों को बताते भी कि आप ऐसे, आपके चेहरे पर अभी अभी आप क्या क्रोधित हैं, क्या आप नहीं नाराज हैं, आप हमसे जो है क्या, या जैसे किसी कोई व्यक्ति बहुत आज क्या बात है भाई, बहुत कुछ मिल गया, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी हम बच्चों से करते हैं तथा संवेग के माध्यम से क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों को सही दिशा देते हैं। संवेग के माध्यम से हम ये भी करते हैं, अपने लक्ष्यों को सही दिशा देते हैं। ये हमारे बाल विकास के अंतर्गत बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि अति आवश्यक है। इसलिए एक अध्यापक होने के नाते एक व्यक्ति को, यानी कि उस अध्यापक को ये जानना जरूरी है कि बच्चों में कब कब किस किस अवस्था में और साथ साथ किस किस कंडीशन में, अवस्था भी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो अवस्थाओं में और किस किस कंडीशंस में, परिस्थितियों में उसको कैसे मूड्स चेंज होते हैं, कैसे जो है उसके मूड्स बदलते हैं, तो उसको जो है हम दिशा देते हैं। यह सभी भावनाओं और परिस्थितियों के अनुसार ढल करके ही पूरा किया जा सकता है। परिस्थितियों में ढल करके ही हम करते हैं। किसी खुशनुमा माहौल में, किसी पर्यटन स्थल पर हैं तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, प्रसन्नता का भाव अपने अंदर स्वतः ही बाहर आएगा। और कहीं पर हम जो है किसी जगह पर क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेट माने चिड़चिड़ाहट होना, है ना। तो उदाहरण, जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, एग्जांपल दे रहे हैं, यदि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये चिड़चिड़ाहट है, ये क्या है, ये चिड़चिड़ाहट है, ये फ्रस्ट्रेट है ना, अधीरता है ना, इम्पेटेंस कहते हैं, यानी कि फ्रस्ट्रेशन हो जाना, अर्थात अपने सामने जो भी चीजें आ रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं मूड को खराब कर लेना और किसी भी तरह से अपने आप को किसी सामान्य स्थिति में ना रखना। असामान्य स्थिति में आ जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भूख लग रही है लेकिन खाएंगे नहीं, प्यास लग रही है पानी नहीं पिएंगे, कोई अच्छा माहौल है लेकिन हम अपने आप को क्रोधित में बनाए हुए। तो इस तरह से बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। मैं इस गुस्से नामक संवेग को या भावना को अपने व्यवहार में परिवर्तन या दिशा देकर के हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को, बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो चिड़चिड़ाएगा, अधीरता में जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि उसको वो ये गुस्सा नामक संवेग होगा। इस प्रकार संवेग क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। इस प्रकार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इस प्रकार संवेग क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। याद रखिएगा, ये एक आगे के प्रश्न में इसको हम दोहराएंगे, ये ठीक है। तो इस प्रकार संवेग व्यक्ति की क्या होती है, उत्तेजित दशा होती है। चलेंगे अगली स्लाइड्स की तरफ, और अगली स्लाइड्स हमारी बताएगी कि शाब्दिक अर्थ को हम अलग अलग उसमें बांट करके कैसे समझेंगे कि संवेग क्या है। ठीक, जस्ट ए मिनट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। संवेग अंग्रेजी भाषा का अभी मैंने बताया था किससे लिया गया है, इमोशन वर्ड से बना है। इमोशन शब्द किससे आया, लैटिन भाषा इमोवेयर से आया, जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ हम इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमोशन वर्ड
अंग्रेजी में इसको इमोशन कहते हैं। संवेग को, संवेग शब्द या इमोशन वर्ड किससे आया? तो लैटिन भाषा के इमोवेयर से आया। इमोवेयर का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। उत्तेजित होने का मतलब क्या होता है? उत्तेजित दशा में आ जाना, अर्थात फ्रस्ट्रेशन में चला जाना। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसको बताता है। दूसरी तरह से जाएंगे, इसको और अलग करेंगे। तो इमोशन शब्द किससे बना है? तो ई और मोशन से। ठीक है, मोशन माने क्या होता है? गति देना। और ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। जब हम किसी बात में अंदर से गति देते हैं, किसी चीज को बाहर अपने व्यवहार को स्पीड दे देते हैं, गति दे देते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, जो एक व्यवहार था उस व्यवहार को बदल करके किसी दूसरे व्यवहार में आ जाते हैं, तो यही जो है क्या कहलाता है? इमोशन कहलाता है। इस तरह से इन दोनों शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा, ध्यान देंगे, वो क्या होगा? आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। जो हमारे अंदर के भाव हैं उनको हम बाहर लाते हैं, इमोशंस का अर्थ ये होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि देखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ेंगे और अगले की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे अच्छे प्रकार से। मैंने पीछे भी बताया है स्लाइड में और यहाँ भी डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट जिसमें से बनेगा कि संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द, एग्जाम पॉइंट यहाँ से निकल रहा है कि इमोशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के किस से लिया गया है? इमोवेयर से लिया गया है। इमोवेयर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना या उत्तेजित दशा में ला देना। इसको अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे अंग्रेजी के शब्द से, तो ये ई और मोशन से बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से आना। तो एग्जाम पॉइंट में ऑप्शन में ई भी हो सकता है, ऑप्शन में गति भी हो सकता है, और एग्जाम का स्टेटमेंट पॉइंट ये हो सकता है कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना, है ना। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। इसे अच्छे से समझेंगे, अगले की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ पर है संवेग की परिभाषाएं। 2-3 परिभाषाएं दी गई हैं, मैं बोल देता हूं, बाकी आप और भी अपने से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर.टी. जरसील्ड की परिभाषा जानने की तरफ बढ़ेंगे कि संवेग शब्द किसी भी प्रकार से क्या है? आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जरसील्ड ये कह रहे हैं कि सिर्फ गुस्सा हो जाना या क्रोध दिखा देना या नाराज हो जाना यही संवेग है। संवेग तो मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, बेसिक टेंडेंसी है, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उन 14 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि 14 टाइप से हम अपने मूड्स को बदलते हैं, 14 प्रकार से हम अपनी चीज़ों को परिवर्तित करते हैं या उसमें जो है प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ उत्तेजित होने में हम 14 प्रकार से 14 टाइप से उत्तेजित होंगे, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, भड़क उठ सकते हैं, आवेश में आ सकते हैं, यानी भावावेश। आवेश का दूसरा शब्द होगा भावावेश में, भावनाओं में बह करके आवेश में आना, भावनाओं में बह करके आवेश में आना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें आ सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल ये वाली लाइन क्रोधित होने की ओर संकेत कर रही है, नहीं, ये विभिन्न प्रकार के जो हमारी मूल प्रवृत्तियां, कुल मिलाकर 14 मूल प्रवृत्तियां, उससे संबंधित है ये। ठीक है, अगले बड़े पर तरफ चलेंगे। ये अंग्रेजी फॉर्मेट में दिया गया है पीपी यंग के अनुसार। यंग क्या कहते हैं? भावना संपूर्ण व्यक्ति की तीव्र अशांति है। अब भावना क्या है? हम अशांति के रूप में मौजूद हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। बहुत से जीव जंतु, चिड़ियाँ, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली आदि खामोश बैठे रहते हैं, वो संवेग की अवस्था में नहीं होते हैं। लेकिन जब उनमें उत्तेजना पैदा होती है, तो जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है और जिसमें व्यवहार आ जाता है, जब व्यवहार बदल जाए, जब चेतना आ जाए, उसमें अशांति में चेतना पैदा हो जाए, है ना, शांति में चेतना पैदा हो जाए, अनुभूति आ जाए और आंतरिक क्रियाएं उसमें शामिल हो जाएं, तो क्या होगा? इसको हम संवेग कहेंगे। फिर से यंग क्या कहते हैं? भावना संपूर्ण व्यक्ति की। तो भावना यानी फीलिंग्स जो है हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव की क्या होती है? शांति को भंग करती है, अशांति में लाती है, जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती है और उसमें व्यवहार बदलता है व्यक्ति का या जीव का, चेतना में आ जाता है, वो जागृत हो जाता है, भावावेश भड़क उठता है, उत्तेजित हो जाता है। चेतना माने उत्तेजित हो जाना, और अनुभूति अर्थात किसी चीज को महसूस करना, फीलिंग करना, है ना, आंतरिक क्रियाओं आदि के अंदर शामिल होता है। चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ। डेफिनेशंस और भी हैं स्टूडेंट्स, वीडियो में सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जा सकती हैं, आप जानते हैं, इसलिए मैंने 2 डेफिनेशंस ली हैं, लेकिन फिर भी आप
इनके लिए आपकी ये आपको प्रयास करना है कि और भी कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस आप अपने बुक से या अन्य माध्यमों से सर्च करके उनको तैयार कर ले, क्योंकि डेफिनेशंस भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा हमारा कि संवेगों के प्रकार कितने होते हैं। अब यहां से हम ध्यान देंगे कि संवेगों के प्रकार कितने होते हैं इनकी तरफ। जस्ट ए मिनट। सर इसको तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो संवेगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमोशंस कौन कौन से होते हैं। तो संवेगों की विशेषताओं व व्यवहार, है ना, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसे भागों में बांटा है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक, इसमें सबसे ज्यादा जो बताने वाला भाग है वो है मैकडूगल का। मैकडूगल ने 14 बताया, और इसके बाद कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक अभी तक नहीं हुआ जिसने कि इसको जो है और अधिक इसके बारे में बताया हो। 14 यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो हमारे अंदर जन्म से होती हैं, जो जन्मजात होती हैं, हर जीव में पाई जाती हैं। उसी के आधार पर जब हम व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार ही हमारे संवेग कहलाते हैं। तो संवेगों की विशेषताओं व व्यवहार, है ना, व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के बेसिक टेंडेंसी के आधार पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले गिलफोर्ड की बात करेंगे। गिलफोर्ड कह रहे हैं प्राथमिक, द्वितीय, कृत्रिम, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और आर्टिफिशियल। तो प्राइमरी में कौन कौन से इमोशंस आएंगे, प्राथमिक में, जो कि मुख्य रूप से सब में होते हैं, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है जन्म के साथ बच्चे के पास में होते हैं प्रेम की भावना होती है, बच्चे में भय की भावना होती है, बच्चे में क्रोध की भावना पाई जाती है। तो प्राथमिक संवेग शैशवावस्था के अंतर्गत ये पूछे जाते हैं, एग्जाम का महत्वपूर्ण भाग है। सेकेंडरी में कष्ट, पीड़ा, सुख, ये भी बच्चे में पाया जाता है। यहाँ पर इमोजी से बताने की कोशिश की गई है। प्रसन्नता में बच्चा प्रसन्न है, भय में बच्चा दुखी है ना, और क्रोध में बच्चा अलग प्रकार से दुखी होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम किस तरह से, जब बच्चा जो है इस तरह से होगा तो बच्चा प्रसन्न नजर आएगा, है ना। जब बच्चे की इमोजी जो है इस तरह से भौहें चढ़ी होंगी, ये नीचे की तरफ थी, अब इसकी आईब्रो ऊपर की तरफ चली गई, और आंखों को हम इस तरह से करके क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो क्या होगा, बच्चा डर की स्थिति में आता है, भय की स्थिति में आता है। और अगर हम इसी को क्रोध में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रोध के लिए हम इसकी दिशा को थोड़ा सा चेंज करते हैं आंखों की, और क्या करते हैं, आंखें लाल होना कहते हैं इसको। क्रोध में इस तरह की स्थिति बनती है, यानी हम व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। द्वितीय और कृत्रिम में क्या होता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल, जो कि बाहर से पैदा होते हैं। बाहर से पैदा होने वाले में स्वार्थी होता है, उपकार है, नैतिक है, सुंदरता है। बहुत से व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं तो वो स्वार्थी, सेल्फिश होते हैं, है ना। उपकार, दूसरों के ऊपर जो है दया दृष्टि दिखाने वाले, मर्सीफुल हो जाने वाले उपकार करते हैं। नैतिकता, मोरालिटी की बात करने वाले अपने साथ साथ दूसरों की भी बात करते हैं। नैतिकता का सबसे मूल मंत्र कहा जाता है जियो और जीने दो। नैतिकता की सबसे मूल बात होती है जियो और जीने दो। और सुंदरता, तो सुंदरता है ही है, प्राकृतिक दृश्यों और चीजों को अच्छे से समझना या जानना, आत्मसात करना सुंदरता कहलाती है। तो गिलफोर्ड की बात हो गई है। चलेंगे अगले की तरफ, आगे गेट्स। गेट्स ने जो है कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, गेट्स ने मूल प्रवृत्तियां यहां पर बताई हैं, आप इसके माध्यम से भी समझेंगे। यहां पर समझेंगे क्रोध, क्रोध को अभी हमने बताया है ना, ये प्राथमिक में आता है। एंग्री होना, गुस्सा होना, तो ये सभी प्राथमिकता में है, ठीक है। भय, डर जाना, ठीक है। प्रेम, प्यार यानी कि लव, दया, मर्सी, और कामुकता, है ना, सेक्सुअलिटी, ठीक। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आती हैं। अब अगर हम बात, ये तो सब समझ में आता है, बात करें कामुकता की, तो छोटा बच्चा क्या कामुक होता है शैशवावस्था का, तो बिल्कुल होता है। शैशवावस्था में बच्चे के अंदर क्या पाया जाता है, तो कामुकता के अंतर्गत शैशवावस्था में बच्चे में स्व प्रेम की भावना पाई जाती है। लिबिडो कहते हैं इसको, स्व प्रेम की भावना को लिबिडो कहते हैं। तो इस तरह से कामुकता की बात के अंतर्गत बच्चा कामुक नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो ये प्रवृत्ति होती है या ये व्यवहार जो वो दिखाता है, तो अपने हाथ पैरों को चूसना, उंगली को मुंह में लेना, अंगूठे को लेना, पैर
के अंगूठे तक को अपने हाथ ऊपर तक ले आता है बच्चा। तो इस तरह से ये वाली स्थिति क्या कहलाती है, लिबिडो कहलाती है, कामुकता कहलाती है। ये बड़े हो जाने पर, किशोरावस्था में जाने पर और युवावस्था में पहुंचने पर ये किस में परिवर्तित हो जाती है, तो जनन ग्रंथियों के आवेश में आ जाने, जनन ग्रंथियों के अंदर कामुकता की भावना पैदा होने की तरफ चली जाती है। ठीक है। और जो शैशवावस्था की स्थिति होती है, स्वप्रेम की भावना, लिबिडो की, इस लिबिडो की भावना में दो प्रमुख बातें आती हैं। बालक और बालिका में अलग अलग तरह से। बालक में क्या आता है, बालक में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ओडिपस ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि बालक अपनी माता की तरफ प्रेम करता है। ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से बालिका में भी पाई जाती है। तो ये जो है गेट्स के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट चलेंगे अगले की तरफ, रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार क्या है, रॉस ने 3 भागों में बांटा है, इसको याद रखिएगा। रॉस के अनुसार 3 भाग। ठीक। यहां पर आप याद रखने के तरीके को आप नंबर से भी याद कर सकते हैं। हम फिर से बैक में जाएंगे। ठीक, हम फिर से बैक में जाएंगे। यहां पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यानी कि यहां पर इन्होंने 1, 2 और 3, अर्थात गिलफोर्ड ने भी 3 प्रकार बताए। 3 के अंदर 3-3, यानी कि इस तरह से 10 प्रकार हैं इनके। 3 में, पहले में 3, दूसरे वाले में 3 और चौथे कृत्रिम में इन्होंने 4 प्रकार बताए। तो इनके हो गए 10। ठीक। अगले पर चलेंगे। गेट्स ने 5 प्रकार बता दिए हैं। 1, 2, ठीक, 3, 4 और 5। तो आप ऐसे नंबर डाल करके भी इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलेंगे अगले की तरफ। तो यहां पर ज्ञानातनव, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है जब बच्चा अपने बुद्धि के बल पर अपनी चीजों को विकसित करता है, यानी मस्तिष्क को विकसित करता है, जिसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, बौद्धिक विकास कहते हैं। बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही कॉग्निटिव कहलाता है या ज्ञानात्मक कहलाता है। बच्चे के अंदर ज्ञान का वर्धन होता है, बच्चे के अंदर नॉलेज गेन हो रही होती है। क्रियात्मकता में फंक्शन कर रहा होता है बच्चा, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है ना, क्रिएटिविटी के में चला जाता है। बच्चे के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने की क्रिएटिविटी पाई जाती है। इस तरह से भावनात्मक रूप में, है ना, इफेक्टिव, अर्थात फीलिंग्स की बातें पैदा होती हैं। अभी हमने फीलिंग्स बताई थी। तो इस तरह से रॉस के अनुसार जो है ज्ञानात्मक, ज्ञान के आधार पर हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, क्रिया के आधार पर हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, भाव के आधार पर हम अपने व्यवहार को बदलते हैं। तो इस तरह से रॉस के अनुसार याद रखना है कि हमारे इमोशंस और संवेग कैसे होंगे, तो ज्ञान के आधार पर होंगे। अपनी हमने जो नॉलेज ली हुई है, बुद्धि का जो विकास किया, उस आधार पर हम बात करते हैं बुद्धिमत्ता के रूप में। क्रियात्मक रूप में हमने कौन कौन से क्रियाकलापों को करना सीख लिया है या बच्चे ने करना सीख लिया है, उसके आधार पर बच्चा जो है कौन कौन सी कामों को कर लेता है, उस आधार पर उसके व्यवहार कैसे बदलते हैं। तो अगर वो खिलाड़ी है तो कैसा व्यवहार करेगा, अगर वो जो है विभिन्न प्रकार का कोई दूसरे क्रियाकलाप कर रहा है, अगर बच्चा जो है टेक्निकल चीज़ों को जानता है तो उसके व्यवहार में क्या होगा। बच्चा कलात्मक है, कला की चीज़ों को जानता है तो कैसा होगा उसका व्यवहार, इस तरह से। और भावनात्मक रूप में, फीलिंग्स में, एक दूसरे के मनुष्य के व्यवहारों के आधार पर जो आंतरिक भाव पैदा होता है, जिसे हमने अभी पिछली स्लाइड्स में बोला गति होती है, उसी को हम भावनात्मक या इफेक्टिव कहते हैं। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट। तो इनका याद रखना है, रॉस ने 3 प्रकार बताए। ठीक है। डेकार्टे के अनुसार, क्योंकि एग्जाम को ध्यान रखना है, एग्जाम में इसी तरह के पॉइंट्स आते हैं कि अमुक मनोवैज्ञानिक ने संवेग के कितने प्रकार बताएं, या संवेग के बताए गए प्रकारों में से कोई एक प्रकार इनका नाम लेकर के पूछ लिया जाएगा कि डेकार्टे के अनुसार क्या शोक, प्यार और इच्छा, ये 3 दे दिया गया और एक कोई नहीं दिया गया, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सी जो है किसके से। इसीलिए मैंने इसको डायग्राम्स में रखा है ताकि आप अच्छे से इसको आत्मसात कर लें, अच्छे से इसको पहचान सकें। तो प्रशंसा, घृणा, इच्छा, प्यार, शोक, हर्ष। ठीक है। तो एप्रिसिएशंस, ठीक है, घृणा, है ना, हर्टेड होना, हार्ट से यानी आदमी दुखी हो जाता है, दिल से। इच्छा विशेष होती हैं हमारी, उसके आधार पर हम व्यवहार बदलते हैं। पता चला बच्चे को अभी उसको वीडियो गेम की आवश्यकता थी और बच्चे को वीडियो गेम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसका बर्थडे आया उसको वैसे ही प्रसन्न था, और उसने जब अपने गिफ्ट खोल के देखे तो उसमें तो उसको वीडियो गेम मिल गया। या किसी बच्चे को मोबाइल की इच्छा थी, वो उसकी पूरी हो गई विश। तो इस तरह से इसमें क्या है, प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। प्यार, सभी के अंदर प्रेम भावना होती है, बचपन से होती है। अभी मैंने बताया शैशवावस्था में पाई जाने वाली जो भावना होती है उसे लिबिडो कहा जाता है।
और इस तरह से व्यक्ति दुखी भी होता है। विभिन्न मामलों में जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम दुखी होते हैं, शोक में जाते हैं, तो इस तरह से मर्निंग कहला जाता है। तो ये याद रखेंगे आप। चलेंगे अगले की तरफ। यहाँ पर हमने कोशिश किया समझाने की, ये मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर उनके संवेग हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ये डायग्राम्स इस तरह से है तो समझ सकते हैं आप। तो इसको जो है पहले लेंगे। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर हम ऐसे घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज। सबसे पहले भय, पलायन। पलायन का मतलब होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर जाना, चले जाना। जैसे मैं जल्दी से इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ की गोद में है और हम उसको लेना चाहते हैं, या उस परिवार में मान लेते हैं कि दादी ही लेना चाहती हैं, बच्चा माँ से दूर नहीं जाना चाहता, तो उसके अंदर जो मूल प्रवृत्ति है पलायन की, दूर ना जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, पलायन की प्रवृत्ति जब उसके अंदर मूल प्रवृत्ति के रूप में मौजूद होती है, टेंडेंसी के रूप में, तो उसको डर होता है कि मेरी माँ से मैं बिछड़ जाऊंगा, अपनी माँ से मैं बिछड़ जाऊंगा। इसलिए बच्चा, जब उस बच्चे को आप उनकी माँ की गोद से लेना चाहते हैं तो वो नू करके अपनी माँ से ऐसे करके और चिपट जाता है और आपकी गोद में नहीं आता है। तो इस तरह से ये पलायन के कारण, पलायन नामक मूल प्रवृत्ति जो सबके अंदर होती है, जानवरों में भी होती है, विभिन्न जीवों में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है। पक्षी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास ही खड़े होकर दाना खा रहे होते हैं, बहुत से चिड़िया, तोता, बाज आदि ऐसे होते हैं, लोगों के हाथों पर होते हैं, उनके अंदर ये भय नहीं होता है। तो पलायन नामक मूल प्रवृत्ति उस समय जागृत नहीं होती, तो वो उनके हाथों पर बैठे होते हैं और ऐसे तो वो वहाँ दूर होंगे और हम पहुँच जाएंगे तो वो उड़ जाते हैं, जल्दी से उड़ गए पलायन के कारण, क्योंकि उनको भय था कि वो हमें पकड़ लेंगे। तो इस तरह से ये सभी में पाई जाती है। क्रोध, क्रोध के लिए युत्सा होती है। जब युत्सा नामक मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो मन मर्जी के काम होते हैं वो पूरे नहीं होते, हम अनिच्छा में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्रोध जन्म लेता है। ठीक है। इसके बाद निर्वृत्ति, घृणा। जब निवृत्ति नाम की मूल प्रवृत्ति पैदा होती है तो घृणा, किसी ऐसे निवृत्ति माने किसी चीज को त्याग देना, दूर हट जाना, उसको भी अपने से दूर कर देना, निर्वृत्त है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, घृणा। जब हमें किसी चीज से घृणा होती है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। हम उसे, कूड़े के ढेर को कोई भी पसंद नहीं करता, कूड़े के ढेर को जब कोई पसंद नहीं करता तो वहां जाना पसंद नहीं करता, हाथ नाक पर मुंह पर रुमाल रखेगा। तो इस प्रकार से वो वहां से क्या होता है, दूर हटता था, तो निर्वृत्त चाहता है, अपने से दूरी बनाता है। तो इस तरह से उससे घृणा पैदा होती है। ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जिसके बारे में, जैसे किसी की तबीयत खराब है, किसी को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, ऐसी स्थिति में दूसरा जो सामने खड़ा हुआ उसको उसकी उल्टी से घृणा है तो वो वहां से वो निर्वृत्ति करेगा, भाग जाएगा, वहां से हट जाएगा। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। संतान कामना, जब संतानों उत्पत्ति की कामना जन्म लेती है, ये सभी जीवों में होती है क्योंकि सभी जीव अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही रहता है, नहीं तो संसार समाप्त हो जाएगा, इस संसार से जीव खत्म हो जाएंगे। इसलिए वात्सल नामक संवेग पैदा होता है। हम बच्चे को प्यार और मोहब्बत करते हैं, बच्चे को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, तो हम किस वजह से करते हैं, संतान कामना की वजह से ऐसा करते हैं। ठीक है। शरणागति, जब करुणा नामक संवेग पैदा होता है तो उसको पैदा करने को, उसको जागृत करने को कौन मोटिवेट करता है, कौन अभिप्रेरित करता है, तो शरणागति जो होती है वो नामक मूल प्रवृत्ति उसको प्रेरित करती है। चलेंगे छठे की तरफ, कामुकता, काम वृत्ति। काम वृत्ति और संतान उत्पत्ति में थोड़ा सा अंतर है, लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संतान कामना जब काम वृत्ति के कारण, है ना, काम वृत्ति के कारण जब पैदा हो जाती है, अर्थात कामुकता एक विपरीत लिंगी को देखकर, विपरीत लिंगी यानी कि अपोजिट जेंडर को देखकर मेरे मन में उसकी तरफ आकर्षण बढ़े तो इसे कामुकता कहते हैं। लड़के का लड़की की ओर, लड़की का लड़के की ओर, ये हुआ मनुष्य के रूप में। अन्य मेल और फीमेल जीव भी होते हैं, कोई भी ले लीजिए, गाय है, बैल है, शेर है, शेरनी है ना, कुत्ता है, उसकी कुतिया होती है यानी कि उसकी जो फीमेल होती है ना, फीमेल डॉग। इस तरह से कोई भी, सब एक दूसरे को देख करके उनके मन में उसको आकर्षित करना, उसकी तरफ खींचे चला जाना, निकटता को प्राप्त करना कामुकता कहलाती है। किस कारण से उत्पन्न होती है, कामवृत्ति के कारण। और इसकी परिणति, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, संतान उत्पत्ति।
संतान उत्पत्ति होने से वात्सल जन्म लेता है, हम अपने यंग वंश को, अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। चलेंगे अगले की तरफ। जिज्ञासा, हर एक व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जीव भी जिज्ञासु होते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को जानने की तरफ। वो बोल नहीं पाते लेकिन बड़े ध्यान से किसी चीज़ों को देखते हैं। तो ध्यान से देखना भी अपने आप में किसी चीज़ को देखने के लिए प्रति जानकारी प्राप्त करना जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी कहलाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। और उस क्यूरियोसिटी के लिए आश्चर्य पैदा होता है और हम आश्चर्य नामक संवेग को जन्म देते हैं। चलेंगे दैन्यता की तरफ। दैन्यता का मतलब होता है आत्महीनता, अर्थात जब कोई जीव के अंदर कोई किसी चीज को लेकर निराशा पैदा होती है, तो जब किसी चीज को लेकर निराशा पैदा होती है तो दैन्यता कहा जाएगा उसको, ठीक है। नामक मूल प्रवृत्ति के कारण आत्महीनता आती है। गौरव, आत्माभिमान, ठीक इसका उल्टा होता है। दोनों, इस दैन्यता नामक मूल प्रवृत्ति का उल्टा गौरव होता है और आत्महीनता का उल्टा जो होता है, अपोजिट जो होता है, आत्माभिमान होता है। आत्मसम्मान, हर एक के अंदर आत्मसम्मान की भावना होती है। हर कोई चाहता है मेरी तारीफ हो, मेरी प्रशंसा हो, मुझे सम्मान मिले। तो हर कोई अपने सम्मान को बचा करके चलता है या उसको पाना चाहता है, तो इसके लिए उसको गौरव नामक मूल प्रवृत्ति जो होती है वो प्रेरित करती है, ठीक है। यहां पर एक चीज अच्छे से याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, जो बेसिक टेंडेंसी होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, प्रेरक होता है, उनके अंदर मोटिवेशन पाया जाता है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा ये संवेग पैदा ही नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, बेसिक टेंडेंसी, मूल प्रवृत्ति, इसके अतिरिक्त जो है यानी कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशंस और संवेग, सबका आपस में गहरा संबंध है। मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला होता है मूल प्रवृत्ति, सबसे पहले होता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति सभी जीवों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति सभी जीवों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति के बाद क्या पैदा होती है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। प्रेरणा पाई जाती है, यानी अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं इसे, अभिप्रेरणा पाई जाती है, मोटिवेशन पाया जाता है। और इसके बाद क्या जन्म लेता है, इसके बाद संवेग जन्म लेता है। उसके बाद संवेग जन्म लेता है। पहले मूल प्रवृत्ति, फिर अभिप्रेरणा या प्रेरणा, और तीसरे नंबर पर संवेग। और संवेग के बाद जो जन्म लेता है उसे कहते हैं व्यवहार, उसे कहते हैं व्यवहार। फिर व्यवहार जन्म लेता है, ठीक है। याद रखने की बात है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम से संबंधित ये प्रश्न बन जाते हैं इन पर, ठीक है। चलेंगे अगले की तरफ। सामूहिकता, हर एक जीव ग्रुप में रहना पसंद करता है। जानवर भी अपने अपने समूह में, ग्रुप में रहते हैं। तो मनुष्य भी अपनी सुरक्षा की भावना से किस में रहना पसंद करता है, सामूहिकता में। तो सामूहिकता से एकाकीपन को दूर किया जाता है। सामूहिकता नामक जब संवेग मूल प्रवृत्ति प्रबल होती है, अभिप्रेरित करती है वो किसको, एकाकीपन को खत्म करने को, एकाकीपन को समाप्त करने को। भोजनावशय, ये भी सबकी ये मूल प्रवृत्ति, ये जन्मजात होती है। हर व्यक्ति को भूख लगती है, वो भोजन की तलाश करता है। भोजन की तलाश करने, भोजनान्वेषण करने के लिए भूख नामक संवेग जन्म लेता है। संग्रहण, हर एक व्यक्ति में संग्रहण की भावना होती है, कलेक्शन करने की। कलेक्शन कोई व्यक्ति क्यों करता है, स्वामित्व, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, स्वामित्व स्थापित करने के लिए, ओनरशिप के लिए क्या नामक संवेग पैदा होता है, स्वामित्व नामक संवेग पैदा होता है, ठीक है, ओनरशिप कहते हैं इसको। इसी तरह से रचनात्मकता, हर एक व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने की क्रिएटिविटी पाई जाती है, रचनात्मकता पाई जाती है। उस रचनात्मकता नामक मूल प्रवृत्ति के कारण जो अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे कि क्या होता है, कृति भाव पैदा होता है ना। हम क्रिएटिव बनते हैं, हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अलग, इसी से आविष्कार जन्म लेते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हास। हास से क्या होता है, आमोद, यानी खुशी का भाव पैदा होता है, इससे हम प्रसन्न होते हैं। और अंत में होता है आपका, यानी ये आपका हो गया हास यानी आमोद अर्थात सुख। तो ये थे मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्ति। चलेंगे अगले की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी यहाँ कि सभी संवेगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। जितने संवेग अभी हमने पढ़े अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के, उन सभी संवेगों को हम कितने भागों में बांट लेते हैं, 2 भागों में। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला भाग है ये, ठीक, और ये दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग, सेकंड भाग दिखाई दे रहा है। पहले भाग को धनात्मक संवेग, दूसरे भाग को ऋणात्मक संवेग कहते हैं, ठीक है। पहला भाग धनात्मक है, किस रूप में, प्रेम, स्नेह, मित्रता, सुखदायी संवेग के रूप में। ये सभी धनात्मक होते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये सभी हमें अच्छा मोटिवेशन देते हैं, ये हमें खुश करते हैं। और ये वाला जो होते हैं ऋणात्मक संवेग, ये भय,
क्रोध, घृणा दुखदायी संवेग होते हैं। ये हमें दुख प्रदान करते हैं, ये हमें सुख प्रदान करते हैं, ये हमें दुख प्रदान करते हैं। जो संवेग सुख प्रदान करें वो कैसे होंगे? धनात्मक, पॉजिटिव होंगे। जो संवेग हमें दुख प्रदान करें ये कैसे संवेग होंगे? ऋणात्मक, नेगेटिव संवेग होंगे। ठीक है, चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट होगा अब यहां पर संवेगों की विशेषताएं। संवेगों की विशेषताएं जल्दी से आपके सामने रख देता हूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट्स इसमें से निकलते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इंटेलिजेंसी कैसे पैदा होती है? इमोशंस की इंटेलिजेंसी यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता कहां से आएगी? तो देखिए ध्यान देंगे, एक संवेग में विभिन्न संवेग पैदा होते हैं। जरूर जो 14 मूल प्रवृत्तियां थी, 14 मूल प्रवृत्तियां, उनमें से कई मूल प्रवृत्तियां एक साथ जन्म लेती हैं। ठीक है, तो एक संवेग में कई संवेग भी पैदा हो सकते हैं। जैसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अभिभावकों से डर लगना, भय होना और शर्मिंदा होना, दोनों ही संवेग। पेरेंट्स से डर भी लग रहा है बच्चे को कि अब मम्मी पापा मारेंगे या डांटेंगे, यानी आदि ये सब होगा, डांट पड़ेगी घर में, हम फेल हो गए या मार्क्स कम आए, और दूसरे हमें शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। तो इस तरह से दो संवेग एक साथ जन्म ले रहे हैं। ध्यान देने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एग्जाम का क्वेश्चन रहता है, इन पर ध्यान दीजिएगा। मूल प्रवृत्तियों के फल स्वरूप ही संवेग की उत्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्तियां नहीं होंगी तो संवेग उत्पन्न नहीं होंगे। अभी आपको बताया मैकडूगल की बात, संवेगों की उत्पत्ति अचानक से होती है। ध्यान रखिएगा, संवेग की उत्पत्ति अचानक से होती है परंतु धीरे धीरे समाप्त भी आती है। एकदम से गुस्सा आता है, एकदम से खुशी आती है और धीरे 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 हम वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह से संवेग इस तरह से जन्म लेते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक बाह्य और आंतरिक व शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक बाहरी, आंतरिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दिल की धड़कन, रक्तचाप में परिवर्तन इत्यादि। दौड़ते हुए आ रहे, डर गए तो हार्ट बीट्स जो है तेजी से बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से ये एक साथ पैदा होते हैं। प्रत्येक संवेग के साथ कोई एक क्रिया अवश्य संबंधित होती है। ध्यान देने की बात है, प्रत्येक संवेग के साथ कोई एक क्रिया अवश्य क्या होती है? संबंधित होती है। जैसे पटाखे या मोटर गाड़ी की तेज आवाज के कारण क्या होगा? बच्चे द्वारा रोने लगना, पहला काम पटाखे या उसके साथ पहली बात तो ये कि वो रोने लगेगा, और दूसरी बात क्या होगी? माता पिता की ओर सुरक्षा की दृष्टि से भागना। माता पिता, बच्चा डर जाएगा, डरने के बाद फौरन चाहेगा कि वो उनके साथ जाके चिपट जाए, माँ बाप से सुरक्षित। तो इस तरह से आत्मरक्षा नामक अभिप्रेरणा का भी जन्म हुआ, भय नामक अभिप्रेरणा का भी जन्म हुआ, आत्मरक्षा नामक अभिप्रेरणा का भी जन्म हुआ। तर्क, कल्पना एवं बुद्धि नामक संवेगों का निषेधात्मक सहसंबंध होता है। कोरिलेशन, सहसंबंध को पहले भी हम चर्चा करते रहे, एक बार फिर से ध्यान देंगे। सहसंबंध क्या होता है? जिसका एक और दूसरे के साथ आपस में घनिष्ठ संबंध हो, एक का दूसरे के साथ काम ना चले। जैसे पेन और स्याही का संबंध, टीचर और स्टूडेंट्स का संबंध, स्टूडेंट्स और टीचर का संबंध, मोटर गाड़ी और पेट्रोल का संबंध, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिसिटी के साथ संबंध, ये सभी कोरिलेटिव हैं, ये सभी आपस में सहसंबंधित होते हैं। तो इनका इस तरह से संबंध होता है। ठीक है, एक साथ विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति होने पर व्यक्ति में तर्क, कल्पना, बुद्धि है ना अल्प हो जाती है। ये भी होता है जब एक साथ कई सारे संवेग उत्पन्न होंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जिससे संवेग हमारे कमजोर होंगे, क्षीण होंगे। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ जल्दी से। तो विभिन्न अवस्थाओं में संवेग, अब कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन से संवेग होते हैं तो ध्यान देंगे इधर, है ना। तो शैशवावस्था के संवेग, जन्म के समय शिशु में कौन कौन से संवेग होते हैं? एग्जाम पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। भय, क्रोध, प्रेम नामक संवेग पैदा होता है, अभी हमने उधर गिलफोर्ड में समझाया था। 3 महीने के शिशु में कौन कौन से संवेग होते हैं? कष्ट होता है, आनंद नामक संवेग उत्पन्न होता है। 6 महीने के शिशु में भय, घृणा, क्रोध जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में प्रेम, ठीक, उल्लास, खुशी, उल्लास से खुशी पैदा होती है। ठीक है, संवेग स्पष्ट प्रकाशन होने लगता है। 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या, ठीक, 2 वर्ष की आयु में प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, दोष, जिज्ञासा, प्रेम, भय इत्यादि जैसे संवेग पैदा होने लगते हैं। सब वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। ब्रजेश के अनुसार है ना, इस अवस्था में उत्तेजना, पीड़ा, क्रोध, परेशानी, डर, प्रेम, ईर्ष्या तथा खुशी जैसे प्रमुख संवेग उत्पन्न होते हैं, परंतु इन पर शिशु क्या करता है? नियंत्रण नहीं रख पाता। अभी क्षण भर में प्रसन्न हुआ, खुश नजर आ रहा है आपको, फौरन में जरा से देर में ही वो क्षण भर में डर जाएगा,
तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है, चेहरे के जो भाव भंगिमाएं हैं वो क्या होंगी, तुरंत परिवर्तित हो जाएंगी, तुरंत बदल जाएंगी। तो इस तरह से जो है ये नियंत्रण नहीं रख पाता। इनको ध्यान देंगे। यहाँ शिशु दिखाई दे रहा है आपको, विभिन्न प्रकार के उसके अंदर जो है संवेग उत्पन्न हो रहे हैं। अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, सभी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं। जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होती है बच्चे में, जन्म के समय उत्तेजना, और जैसे जैसे हम आयु की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे संवेग उसके बढ़ते चले जाएंगे। जन्म में सिर्फ तो एक क्वेश्चन बन गया आपके कि जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग होता है, तो उत्तेजना नामक संवेग होता है। तो 3 महीने के बच्चे में कौन कौन से संवेग होते हैं, ध्यान देंगे। 3 महीने में उत्तेजना होती है, आनंद होता है और कष्ट। ये 3 महीने में 2 संवेग और बढ़ गए। छठे महीने में गई तो क्या हुआ, उत्तेजना तो रहेगी, आनंद रहेगा, कष्ट रहेगा, क्रोध, घृणा और भय, 3 संवेग और इसमें ऐड हो गए। इसी तरह से 12 महीने में जाएंगे तो यहां के बाद यहां से चलेंगे स्नेह और उल्लास, 2 संवेग और बढ़ गए। इसी तरह से 18 महीने में जाएंगे तो क्या होगा, एक और संवेग बढ़ेगा, ईर्ष्या। और इसी तरह से जब 2 साल के बच्चे की तरफ जाएंगे तो हर्ष, खुशी नामक संवेग भी बच्चे के अंदर आएगा। इस तरह से 12 महीने यानी 2 साल के बच्चे में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या, हर्ष नामक संवेग बच्चे में पैदा होते हैं। बेहतरीन चार्ट है आपको याद रखने के लिए। इसमें बहुत से एग्जाम पॉइंट छिपे हुए हैं, आपको इसमें से तलाशना है। मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो इसमें पूरी तरह से फिक्स हैं जो आपके इसमें एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। संवेग किस तरह से जन्म से लेके वहां तक बढ़ रहे हैं। चार्ट छोटा हो बड़ा हो जाता और आपको दिखाई नहीं देता वीडियो में, इसलिए हमने इसमें यहीं तक रोक दिया है। इसके आगे भी और हैं जो चार्ट नीचे तक चला जाता, काफ़ी बड़ा चार्ट है ये। आगे के जो हमारे वीडियोस कभी भविष्य में रहेंगे हम उसको अलग अलग पार्ट में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो हमारा पूरा एक टॉपिक पर है, बाद में हम इसको पार्ट वाइज यानी कि अभिक्रमित रूप में इसको लाने की कोशिश करेंगे। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट होगा बाल्यावस्था के संवेग, यानी चाइल्डहुड में कौन कौन से संवेग होते हैं। अभी तक हमने शैशवावस्था की बात की। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता के कारण स्पष्ट संवेग, अभिव्यक्त तथा नियंत्रण आने लग जाता है। हरलॉक के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है हरलॉक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बाल्यावस्था बढ़ी हुई संवेदनशीलता का समय होता है। बाल्यावस्था क्या होता है, बढ़ी हुई संवेदनशीलता का समय होता है। बच्चा सेंसिटिव होने लग जाता है, पहले उतना नहीं होता, उत्तेजित होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी आने लग जाती है। और बच्चा मचलना, तीव्रता, भय, ईर्ष्या, थकान, जागरण, कम खाना, मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, प्रेम भाव रखना, दया दिखाना, सहयोग, कोऑपरेट करना एक दूसरे को, घृणा, द्वेष, आदर, हर्ष जैसे संवेग प्रबल होते हैं जो इस आयु में अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगले की तरफ यहाँ पर इन्हीं को बताने के लिए बच्चे के जो है ये इसको समझाने के प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। चलेंगे अगले की तरफ और यहाँ पर जो बच्चे की जो अवस्था थी बाल्यावस्था, उसी और किशोरावस्था के बीच का जो काल होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के काल को क्या कहते हैं, वयसंधि काल, है ना। तो जो वयसंधि काल होता है उसमें बच्चे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, तो मुख्य रूप से इस तरह के संवेग पैदा होते हैं और बच्चे का मस्तिष्क 2 मुख्य भागों में बटा रहता है और वो अपनी चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बालक और बालिका अपने आप में एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और उनके माइंड को डेवलप होता है विभिन्न प्रकार के उनको प्रसन्न करने वाले संवेगों के माध्यम से। चलेंगे अगली स्लाइड्स पर और यहाँ है किशोरावस्था में संवेग। किशोरावस्था को हम सब जानते हैं कि स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, तनाव व तूफान का काल कहा है। ठीक है, तो इस तरह से किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था कहा जाता है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था की पहचान संवेगात्मक परिवर्तन से ही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर दिया है, इस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक है, कि किशोरावस्था की पहचान किससे होती है, तो किशोरावस्था की पहचान संवेगों से ही होती है। पल पल में अपने संवेगों को किशोर तेजी से बदलते हैं, तेजी से परिवर्तित करते हैं, इसलिए जो है इसकी पहचान किशोरावस्था की संवेगों से होती है, उसके परिवर्तन से होती है। कुल्हन के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। कुल्हन ने अपनी बात बहुत अच्छे शब्दों में व्यक्त की है कि समायोजन की अवस्थाओं में
क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था के बाद से समायोजित होने लग जाता है। तो समायोजन की अवस्थाओं के कारण किशोरों में तनाव, चिंता, संबंधों की प्रतिकूलता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, उग्र स्वभाव, तुरंत गुस्से में आ जाना, हाइपर हो जाना, उग्र स्वभाव, हाइपर हो जाना, ठीक है, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, उदास हो जाना, इच्छा पूर्ति न होने पर हर्ष, है ना, इच्छा पूर्ति होने पर खुश होना और न होने पर दुखी होना जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं, जो किशोरों में संवेग की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो किशोरावस्था के संवेगों को याद रखिएगा। मुख्य रूप से याद रखना है कि संवेगों के परिवर्तन की अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में और कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं आपको बोर्ड चार्ट से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्रोध उत्पन्न होता है, भय इसमें भी रहता है, भविष्य को लेकर भयभीत रहता है बच्चा, चिंता मुक्त बहुत होता है, बहुत सारी उसके सामने समस्याएं होती हैं, समायोजन नहीं कर पाता है जिसके कारण उसके सामने चिंताएं होती हैं, ईर्ष्या भी करता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव उसके अंदर पैदा होता है ना। जिज्ञासा तो हर अवस्था में होती है, क्यूरियोसिटी इसमें भी पाई जाती है, साथ ही साथ हर्ष, स्नेह और स्पर्धा। अब ये वाली बात अभी तक नहीं थी, ना शैशवावस्था में थी ना बाल्यावस्था में, लेकिन अब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है, बच्चा कॉम्पिटिटर हो जाता है एक दूसरे का, तो स्पर्धा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये किशोरावस्था में पाए जाने वाले संवेग होते हैं। चलेंगे अगले की तरफ। संवेगों पर नियंत्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। संवेगों पर नियंत्रण हम कैसे रखते हैं, ठीक है। तो संवेग व्यक्ति की क्या होती है, उत्तेजित यानी हाइपर हो जाने की दशा होती है, जिसका अर्थ होता है कि संवेग और भावना का आपस में गहरा संबंध है। संवेग और भावना का आपस में कैसा संबंध है, गहरा संबंध है, एक दूसरे के बीच में कोरिलेशन होता है, सह संबंध होता है, ठीक है। तो इस तरह से अतः संवेगों को नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय क्या क्या होता है। पहला है रेचन, अर्थात रिप्रेस्ड करके, रेचन के द्वारा यानी कि रिप्रेस्ड करके जो है हम इसको इस विधि द्वारा के अंतर्गत बच्चों को भड़ास निकालने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि उनके वांछित जो अवांछित व्यवहार जिनको कि हम अनवांटेड होते हैं यानी पसंद नहीं करते हैं, वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। रेचन दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर से किया जाता है, एक मस्तिष्क से किया जाता है, कुछ समझा बुझा करके और कुछ वैसे, ठीक है सर। दो तीन रुकिए, अच्छा स्टार्ट कर दिया। हो गया क्या स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे संवेगों के नियंत्रण की। तो स्टूडेंट्स, संवेगों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, अब हम इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस तरह से देखेंगे कि संवेग जो हमारे उत्पन्न होते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह से हमें उत्तेजित दशा में रखते हैं, तो इसमें जो है हम जब ये बहुत अधिक आवेग और भावनाओं में बहने लग जाते हैं, तो इस पर जो है हम नियंत्रण कैसे करते हैं, उसके क्या उपाय हैं। तो देखेंगे सबसे पहले रेचन विधि है। रेचन का मतलब होता है क्या करना, रिप्रेस्ड करना, अर्थात उसको दबाना, है ना। रेचन का अर्थ होता है, सीधे सीधे यहाँ पर कहेंगे, रेचन का अर्थ होता है रिप्रेस करना यानी कि दबा देना। ठीक है,
तो इस तरह से संवेगों को, यानी कि हम संवेग को क्या करते हैं, दबाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इस विधि के अंतर्गत बालकों को उनकी भड़ास निकालने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि उनके अवांछित व्यवहारों की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो जो उनमें अवांछित व्यवहार, यानी कि जिनकी हमें वांट्स नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बच्चा वो काम कर रहा है, उस तरह की बातें कर रहा है, उसके संवेग व्यवहार उस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, रेचन दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल। तो इस तरह से हम दो तरह से जो है, या तो बच्चे को क्या करा जाता है, कभी कभी शारीरिक रूप से उसके ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है, या बच्चा अपने से उसको रिप्रेस करता है। कभी कभी मस्तिष्क से सोच करके उन चीज़ों को किया जाता है, और इस तरह से बच्चे को मानसिक रूप से वो अपने ऊपर जो है भड़ास निकालने की कोशिश करता है। अब इसका उदाहरण है, जैसे हमारे देश में तो अभी नहीं है, या होगा तो मैं अपनी बात करूंगा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन विदेशों की मुझे मालूम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेरिका की या और दूसरे यूरोपीय देशों की, तो वहां पर इसके लिए जो एक बाकायदा पूरा एक सिस्टम, यानी कि इंस्टीट्यूट टाइप का होता है। वहां व्यक्ति जाता है, उसको बहुत क्रोध आ रहा है, और क्रोध निकालने के लिए के भी अलग अलग तरीके होते हैं बताने के। तो कुछ लोग घूंसा मारते हैं, तो वहाँ पर जो एक कमरा या एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर वो कुछ टंगा होगा और उस पर घूंसे मारेगा। कहीं पर जो है कुछ लोग जो है वो अपने क्रोध को निकालने के लिए कुछ और तरीका अपनाते हैं, यानी कि किसी के ऊपर चिल्लाते हैं। तो जब चिल्लाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का रूम हॉल बना होता है, उसमें उसको चिल्लाने का पूरा अवसर दिया जाता है। आपने जो है वो मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS में जो वो डीन होते हैं, तो डीन जो है जब उनको गुस्सा आता था तो वो क्या करते थे, तो वो अंदर अंदर क्या करते थे, हंसते थे। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने संवेगों को, क्रोध को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो वो रेचन विधि द्वारा इसको पूरा किया जा सकता है, मार्गांतरीकरण करके। जो डीन थे मुन्ना भाई MBBS वाले में, उसमें वो मार्गांतरीकरण करते थे, वो रेचन नहीं करते थे, मार्गांतरीकरण करते थे। ठीक है, यदि बालक के संवेग गलत दिशा में अभिव्यक्त हो रहे हैं तो उनकी दिशा बदल देनी चाहिए। वो अपने क्रोध की दिशा किसी पर गुस्सा उतार के नहीं करते थे, बल्कि हंस के करते थे, अंदर ही अंदर अपने अंदर हंसते थे। तो इस तरह से जो है ये बदल, जैसे भय के संवेग को यदि बुरी बातों या बुरे कार्यों से डरने की दिशा में मोड़ा जाए तो उससे वांछित दिशा मिल जाती है, और वह हानिकारक भी क्या होता है, नहीं रह जाती है। बच्चे को ये बताया जाए तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ये इस तरह से दंड मिलेगा, या डराया जाए, है ना। अधिकांशतः हमारे भारतीय समाज में क्या होता है, हम रिलीजियस रूप से मार्गांतरीकरण करते हैं, धार्मिक रूप से मार्गांतरीकरण करते हैं। अगर ये गलत काम किया तो भगवान तुमको सजा देंगे, तुमने ऐसा किया तो भगवान तुमको जो है छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जो है दंड मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मार्गांतरीकरण की जाती हैं। शमन द्वारा, शमन होता है रिप्रेशन द्वारा। रिप्रेशन क्या होता है, यह एक प्रकार की मानसिक मनोरचना है, जो अभी इससे जुड़ी हुई थी, है ना। मानसिक मनोरचना है, मानसिक मनोरचना है। ठीक है, तो क्या करती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रिय और दुखद तथा कष्टकारी घटनाओं और विचारों, इच्छाओं और प्रेरणाओं इत्यादि को क्या करता है, चेतना से जानबूझ करके निकाल देता है। इन चीज़ों को क्या करता है, अपने पास से दूर कर देता है, हटा देता है। इस प्रकार वह अपने संवेगों पर क्या कर लेता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे शमन द्वारा। शमन का मतलब एक तरह से क्या है, खत्म कर देना, यानी कि हटा देना वहाँ से। तो माइंड से हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। इसके द्वारा भी व्यक्ति अपने संवेगों को दूर कर लेता है ना, यानी कि उसको मोड़ देता है। अध्यवसाय द्वारा, अध्यवसाय क्या होता है, इस विधि द्वारा संवेगों को नियंत्रित करने के लिए बालकों के संवेगों को उत्पन्न होने और अभिव्यक्त करने का समय ही नहीं दिया जाता है। इसके लिए बालकों को पढ़ने, लिखने या अन्य किसी लाभदायक काम में लगा दिया जाता है। बच्चा कुछ कह रहा है, टीचर उसको बता रहा है। दो बच्चे आपस में लड़ करके आए, है ना, अपने पेरेंट्स के पास आए, किसी बड़े के पास गए या टीचर के पास गए। टीचर ने अब उनकी बात तो सुन ली, उनको भड़ास निकालने का मौका दिया, उन्होंने भड़ास निकाल दी, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने किया, ये मेरे लिए ये कर रहे थे, मेरा ये खींच रहे थे, ये ले रहे थे। बच्चे अपनी अपनी बातें करते हैं, ये उन्होंने किया। लेकिन अब टीचर ने क्या करा, उनको कहा अच्छा ठीक है, अभी रुको, अभी दोनों को देखिए, अभी मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, अभी तुम्हें बताता हूँ। अभी दोनों तुम लोग काम करो, तुम लोग दोनों जो है ये 5 तक जो है टेबल लिख करके लाओ, 10 तक ये करके लाओ, कुछ ऐसा काम। तो उनको ध्यान भटका देना। ओवरऑल इसमें क्या होता है, अध्यवसाय में ध्यान को भटकाना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ध्यान हटाना,
ध्यान हटा देते हैं। ठीक है, तो बच्चे का ध्यान हटा देते हैं और इस तरह से बच्चे का मार्गांतरीकरण होकर यानी कि उसके संवेगों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अगले पे आएंगे विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट वो चीज़ होती है जिसमें कि किसी एक चीज़ को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है। ठीक है, पेज नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह वह मनोरचना है, मैकेनिज्म कहते हैं मनोरचना को, मैकेनिज्म कहते हैं, यह वह मनोरचना है जिसमें किसी वस्तु या विचार है ना से संबंधित संवेग किसी अन्य वस्तु या विचार में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक प्रकार की क्या होता है विस्थापन, यानी एक जगह से किसी चीज़ को हटा करके किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर देना। फिजिक्स में आपने डिस्प्लेसमेंट या जो है विस्थापन पढ़ा होगा, किसी भी पिंड को अपने मूल स्थान से हटा करके किसी अन्य स्थान पर पहुंचाना और फिर वापस उसी जगह पर ले आना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। प्रतिगमन, रिग्रेशन, प्रतिगमन या रिग्रेशन होते हैं कि जैसा हमने सोचा ठीक वैसा नहीं हुआ, है ना, इसको ये कहेंगे कि जो है लाइक बिगेट लाइक नहीं होता। इसमें इसका मूल मंत्र होगा लाइक बिगेट लाइक नहीं होगा। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो टिट फॉर टैट नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि अलग होता है। जैसे इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोलमैन है, ये तो आपको याद रखना है ना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोलमैन है, ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक पेज थे। ठीक है, यही सब एग्जाम क्वेश्चंस आपके पॉइंट्स बनेंगे, इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार यानी ईगो है ना, एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए या तनाव को दूर करने के लिए जब व्यक्ति कम परिपक्व प्रत्युत्तरों यानी कि क्या करता है इमेच्योर रिजेंडर का सहारा लेता है तो मनोरचना शमन कहलाती है। यानी कि वो मनोरचना क्या हो गई, बदल गई, प्रतिगमन हो गया उसका। इसे प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें एक इस चीज़ को जैसा वो थी वैसा ही ना होकर के उसके स्थान पर कुछ और हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये भी करके संवेगों को दूर किया जा सकता है। बात करेंगे इसमें इसी की बात को कि इसमें बालक अपने कम आयु के बालकों जैसे व्यवहार करके अपने संवेग व तनाव को दूर करता है। तो यहाँ पर जैसा है हमने अभी बताया था कि इसमें लाइक बिगेट लाइक की बात नहीं होती है। यानी कि अगर कोई बच्चा किशोरावस्था का है और उसको गुस्सा आ रहा है या गुस्सा नामक संवेग उसके अंदर प्रदर्शित हो रहा करने की कोशिश कर रहा है वो, तो वो ये ना करके उसमें वो छोटे बच्चे बालक या उससे नीचे की आयु में जा करके वो उसका जैसा व्यवहार करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है, उसके जैसे करने लगता है, जिससे कि उसने अपने संवेग को परिवर्तित कर दिया या फिर नियंत्रित कर लिया, बदल दिया या कंट्रोल कर लेता है वो। तो वहाँ पर जैसा वो किशोर है तो हम किशोर से अपेक्षा करेंगे कि वो बड़े जैसा व्यवहार करे, तो वो बड़ों जैसा व्यवहार ना करके छोटे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पर उसने प्रतिगमन कर दिया। यहाँ पर जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई नहीं जाती है या नहीं होता है, लाइक बिगट लाइक नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे और आगे है अगला है और अंतिम होगा ये हमारा शोध द्वारा, है ना, सब्लिमेशन द्वारा। सब्लिमेशन क्या होता है, शोध का सीधा अर्थ है स्वयं को उच्च बनाना, स्वयं को उच्च बनाना, ठीक है, की क्रिया से होता है। यह एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा संवेगों का रूप क्या होता है, इतना परिवर्तित हो जाता है कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार संवेगों पर नियंत्रण लगा लिया जाता है। तो ये एक प्रकार से जो है इस तरह का है कि इस पर उन्होंने शोध किया यानी कि सब्लिमेशन किया, इस रूप में किया कि वो उसका वो संवेग पता ही नहीं चला। जैसे अभी मैंने इसका दूसरा रूप बताया था, उसी एग्जाम्पल को वापस ला रहा हूँ कि जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में जो डीन होते हैं वो यही करते हैं, वो अपना उस संवेग को वहाँ पर इस दोनों ही तरीके से वो करते हैं। यहाँ पर भी वो क्या कर रहे हैं कि वो पता ही नहीं चल पाता, इतना ज़्यादा वो हंसने लगते हैं, इतना ज़्यादा वो हंसने लगते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि वो हंस रहे हैं या गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं। क्रोध उनको आ रहा है, क्रोध में भी वो हंस रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे भी अपने संवेगों को दूर कर सकते हैं। चलेंगे अगली तरफ और ये हमारा होगा बस स्काउट्स के अनुसार, ये हमारी आखिरी स्लाइड्स होगी। इसमें एक विशेष प्रकार के संवेग में कुछ विशेषताएं होती हैं। हर संवेग अपने आप में विशिष्ट है और उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जिनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। याद रखना है, इनकी परिभाषा नहीं, इनको परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि संवेगों में स्थायी भाव की भावना होती है। स्थायी भाव की भावना होती है, परमानेंट फील इन इमोशंस होता है।
परमानेंट फील इन इमोशंस, कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर स्थायी होती हैं, हम उसको केवल फील करते हैं, हम केवल उसको महसूस करते हैं और महसूस करके ही उसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए ये उनको पहचानना या उनको दूर करना इतना आसान नहीं होता है। तो कुछ की परिभाषा नहीं दी जा सकती है, हम ये कह सकते हैं कि उनको सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बात हो गई जैसे कि कहा जा सकता है कि दोहे में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मीठा फल खिला दी जाए और वो गूंगा हो और उससे पूछा जाए कि बताओ कि फल का स्वाद कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति क्योंकि बोल नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है, उसने खाया तो उसको महसूस किया लेकिन बता नहीं सकता। तो कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है लेकिन उनके अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं होता, उनको बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसा स्काउट्स ने बताया है। तो संवेगात्मक क्रांति का समय कब होता है, ये एक एग्जाम पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। संवेगात्मक क्रांति का समय किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक क्रांति पाई जाती है। हमारी उस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है जिसमें हमारा बाह्य व आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। ये भी याद रखना है, ये भी एक आपका एग्जाम पॉइंट्स है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन बनेंगे कि हमारी उत्तेजित दशा का नाम क्या है, हम बाह्य और आंतरिक व्यवहार। ठीक है, और इसमें वो क्या होता है, बदल जाता है। अगला है संवेगों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। ये याद रखिएगा, संवेग इतने छोटे नहीं है। मैंने कई मनोवैज्ञानिकों को आपके सामने रखा जिन्होंने अपने अपने तरह से संवेगों के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा मैकडूगल की बात की जाती है जिन्होंने 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में संवेगों का उदय होता है। ये इस पर हम चर्चा कर भी चुके, शैशवावस्था के संवेग, बाल्यावस्था के संवेग और किशोरावस्था के संवेगों पर। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे, ये एग्जाम्स के पॉइंट्स होंगे। बढ़ेंगे आगे की तरफ और ये हमारे मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम इन पर फोकस करेंगे। जल्दी से अगला पहला प्रश्न देखते हैं कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश, शिशु यानी छोटा बच्चा, बेबी है ना, इन्फेंसी एज वाला, तो इसमें जो है उसका व्यवहार किस पर आधारित होता है? क्या वो ध्यान लगा के सोचता है किसी चीज़ को तब व्यवहार करता है, वह वास्तविकता रियलिटी में वो व्यवहार करता है, या नैतिकता मोरलिटी उसके अंदर आ जाती है, या फिर वो मूल प्रवृत्ति या बेसिक टेंडेंसी पर व्यवहार करता है? तो स्वाभाविक से आती है कि जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में, जन्म के बाद वाली अवस्था से लेकर मूल रूप से 2 वर्ष तक में, तो बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर ही अपना व्यवहार करता है, इसलिए इसका आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ना। अभी मैंने इससे पहले भी अभी आपको बताया कि संवेग व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा। ये कथन किसका है, तो यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट चल रहा है, सीधे सीधे याद रखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से किस चीज का संबंध होता है? संज्ञान का, संवेदना का, संवेग का या चिंतन का? तो स्वाभाविक बात है कि मैकडूगल ने जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, मैंने अभी पूरा एक गोले रूप में आपको जो है उसका बताया था, तो उसका संबंध सीधे सीधे किससे होता है? संवेग से होता है। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट होगा अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक, तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड, क्लार्क, मैकडूगल या मॉर्गन? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से मूल रूप से कौन होंगे? मैकडूगल की ही बात की जा रही है मूल रूप से, तो मैकडूगल ही यहाँ पर इसका आंसर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और होगा कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ठीक है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव, यहां पर ध्यान देना, संवेगात्मक अनुभव, ठीक है, संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? जेम्स लैंग सिद्धांत पर, हाइपोथेमिक सिद्धांत पर, सक्रियता के सिद्धांत पर, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर? तो संवेग में, प्रत्येक संवेग में का जो अनुभव होता है जिससे हम महसूस करते हैं उसी के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। तो याद रखना है कि इसमें जो है सक्रियता का सिद्धांत लागू होता है। अभिप्रेरणा की भी बात की जाती है लेकिन मूल रूप से यहाँ पर सक्रियता, अगर हमारे संवेग को हम अनुभव नहीं करेंगे तो हम सक्रिय नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे तो हम व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए संवेग हमें सक्रिय व्यवहार करने की ओर प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते
करते हैं, इसलिए सक्रियता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, इनमें से कौन सा एक संवेग है। स्मृति ना तो संवेग होता है ना मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। याद रखना, किसी चीज को अपने आप में ध्यान में केंद्रित रखना स्मृति कहलाता है। उत्तेजना एक प्रकार का संवेग है ना, लेकिन कि बचपन की अवस्था में हर व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। ध्यान लगाना, ठीक है, और डरना, तो यहाँ पर जो है मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो अब सीधी सी बात है कि बच्चे के अंदर संवेग जब पैदा होते हैं तो उत्तेजना के रूप में ही सबसे पहले पैदा होते हैं, तो बच्चे के अंदर उत्तेजना ही मूल रूप से यहाँ पर संवेग है। वैसे संवेग डर भी होता है, ठीक है। अब वही बात यहाँ आ गई, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित, यहाँ संबंध लिखा, संबंधित कौन सा संवेग है, ठीक है। भूख, आश्चर्य, घृणा, भय। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें आश्चर्य आएगा, ठीक है। जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से आश्चर्य नामक संवेग उत्पन्न होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। जब हम शिशु को, बच्चे को सहानुभूति और प्यार दुलार करते हैं तो क्या क्रोध बच्चे को आता है, क्या भय, डरता है बच्चा, या अनुराग करता है, या आक्रामकता दिखाता है। स्वाभाविक बात है कि ये तीनों जो है नहीं होंगे, इसका सीधा आंसर होगा अनुराग। बच्चा भी खूब खुश होता है, अनुराग में आ जाता है ना, अनुराग विराग जिसे बोलते हैं, तो अनुराग में आ जाता है और बच्चा प्रसन्न होता है जब बच्चे के साथ हम प्यार दुलार की बात करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किससे होगा, स्वाभाविक और कृत्रिम से, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण से, जन्मजात तथा अर्जित से, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। अभिप्रेरणा को क्योंकि टॉपिक के रूप में हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी बात बताई थी। पहले मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति जो है के साथ संबंध किसका होता है, संवेग का। संवेग का संबंध किसके साथ होता है, अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा का संबंध किससे होता है, व्यवहार से। तो इस तरह से अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है अब्राहम मैस्लो द्वारा। अब्राहम मैस्लो द्वारा जन्मजात और अर्जित, ठीक है। किसने किया है ये, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के द्वारा, ठीक है, जन्मजात और अर्जित दो प्रकार की अभिप्रेरणाएं बताई गई हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा सीधे सीधे ये। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो पुरस्कार जो है धनात्मक व प्रत्यक्ष या धनात्मक व अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक व प्रत्यक्ष, ऋणात्मक व अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे पुरस्कार में सीधे सीधे कोई गिफ्ट या पुरस्कार किसी बच्चे को मिलता है, जब उसको मिलता है तो सामने ही होता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष। और जब मिलता है तो क्या होता है, खुश। और जब खुश होगा तो बच्चा प्रसन्न होगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन आएगा तो वो आगे के और कार्यों को करेगा। जब और कार्यों को करेगा तो ये क्या हो गई, ये अच्छी बात हो गई। अच्छी बात क्या कहलाती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने संवेगों पर आपके साथ डिस्कस किए, और आज का पूरा वीडियो एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर था जिसका नाम संवेग है। लगभग एग्ज़ाम कितने भी जो भी अब तक हो चुके हैं, सभी एग्ज़ामों में ये देखा गया है कि संवेग पर आधारित अनेक प्रश्न रहते हैं, मूल प्रवृत्ति और संवेगों पर। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे और याद रख लेंगे इनकी बातों को, जो मैंने इसमें महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, या आप इसको जो है, आप जब अच्छा लगेगा आपको, तो मुझे आशा है कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, इसके साथ मैं आपसे आज के इस वीडियो में विदा लेता हूं, और अगले एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके साथ से गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।